कंटिन्यू करते हैं एआई से सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स हम देख रहे थे। रिग्रेशन एल्गोरिथम्स से लास्ट के दो एल्गोरिथम्स रह गए। एक लाइट जीबीएम रह गया है, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मेथड, और एक रह गया है के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेशन। सही, तो ये दो हैं। के नियरेस्ट नेबर अलग पैटर्न है। लाइट जीबीएम में मैं सिर्फ दिखा दूंगा, उसका स्नैपशॉट ले लेना है क्योंकि उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सेम एग्जैक्टली सारी चीज़ें वही हैं। पैरामीटर सब सेम नज़र आएंगे, वो तुमने समझा हुआ है सब कुछ। तो बस हम इसको देख लेंगे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथड कैसा है। बाकी सब चीज़ें लर्निंग रेट जैसे किया था सारा काम वो सब सेम है। सही, तो हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सेम लाइट जीबीएम की लाइब्रेरी है और यहाँ कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने कैट बूस्ट में करी थी। तो वहाँ डिस्कस किया था कि भाई वहाँ इंस्टॉलेशन का होता है मसला, यहाँ पर नहीं है मसला। एलजीबी करके हमने अलाइसिस दिया और हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास सारी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सब कुछ वही है, ट्रीज सारी चीज़ें सब कुछ। और फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फिटिंग स्टेटमेंट में क्या करते हैं, फिटिंग में हमारे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, जो हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम ऊपर जो कर रहे होते थे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू, वही चीज़ हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर फिट के अंदर हमें इस तरीके से पास करना होता है। क्लियर, एवेल्यूएशन सेट है और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इवेल्युएट करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि ये जो एल्गोरिथम है इसको यहीं पर ही बताना पड़ता है कि एवेल्यूएशन किसकी करनी है, यानी किस पे टेस्टिंग करनी है। तो उसके लिए उसने यहाँ पर अलग से अपना पैरामीटर बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है, और डेटा जो दे रहे हो फिट करने के लिए वो भी यहीं पर दिया हुआ है। क्लियर, तो ये चीज़ें हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। तो यहाँ पर अब ये देखो इतना सारा आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्बोज में क्या हुआ है, वर्बोज में हमने वैल्यू ज़्यादा दी हुई है। तो वर्बोज को मैंने डिफाइन किया था कि अलग अलग वैल्यूज़ देते हो तो आउटपुट से रिलेटेड बात होती है। तो वो ये सब चीज़ें, इसलिए हर स्टेप को वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है शो। तो हम आ जाते हैं नीचे, और बाकी हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्शन में वही सेम पैटर्न है। क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ पर है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा वाला एल्गोरिथम। ऊपर वाले कोड की ले लिए, एलजीबी की, और ये तो रिपीटेशन है, ये सब तो वैसे ही देख चुके हो, सारी चीज़ें रखी हुई होंगी। सही है, बाकी ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग आ गई है। अच्छा, अब के नियरेस्ट नेबर असल है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज है और आसान है। के नियरेस्ट नेबर जैसे बाकी एल्गोरिथम्स भी आसान ही थे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आकर पहले इसको स्लाइड में देख लेते हैं कि हमारे पास के नियरेस्ट नेबर में यानी के एन एन रिग्रेशन में क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। सही है, तो यहाँ से हमारे पास देखो के नियरेस्ट नेबर का स्टार्टिंग पैटर्न है। अब यहाँ जो हम शुरू में डिस्कस करके आए थे, जब हम फीचर स्केलिंग में बात करके आए थे कि कौन से एल्गोरिथम इफ़ेक्टिव होते हैं और कौन से एल्गोरिथम नॉन इफ़ेक्टिव होते हैं, जहाँ पर फीचर स्केलिंग की ज़रूरत होती है और जहाँ पर नहीं होती। तो ये वो एक एल्गोरिथम है जहाँ फीचर स्केलिंग की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमने वहाँ डिस्कस किया था जहाँ यूक्लिडियंस डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी, के फीचर स्केल्ड होने चाहिए, क्योंकि वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये पूरा के एन एन जो है ये डिस्टेंस कैलकुलेशन पे ही डिपेंडेंट है। सही, तो यहाँ पर अब तुम जितने एल्गोरिथम समझते हुए आ रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ याद रहनी चाहिए सारे एल्गोरिथम में, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में रिपीट होगी। काम एक ही है, प्रिडिक्शन अलग हो जाती है। क्लियर, तो अभी कंटिन्यूस पे प्रिडिक्शन कर रहा है, फिर वो कैटेगोरिकल पे प्रिडिक्शन करेगा, लेकिन पैटर्न एक ही होता है, तरीक़ेकार यही होता है दोनों तरीकों में, क्लासिफिकेशन और हमारे पास जो रिग्रेशन है। सही, तो देखो यूक्लिडियन डिस्टेंस हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका रूट ले लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो कि बनाया गया है। तो यहाँ डिस्टेंस मैट्रिक में ये जो x2 और y2 होगी इसको जहन में बिठा के रखो कि ये हमारी टेस्टिंग वैल्यू होती है, यानी कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास होती है। मिसाल के तौर पर x2 हो सकती है हमारी पहली टेस्ट वैल्यू, यानी कि हम दो फीचर्स को दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं। तो x2 हमारी एक टेस्ट वैल्यू होगी और दूसरी क्या होगी, हमारे पास सेकंड टेस्ट वैल्यू होगी। अब उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कि हमें प्रेडिक्ट करना है फ्रूट वेट को किस पे, कलर प्लस साइज, यानी कि दो फीचर्स हैं कलर और साइज, तो हमें फ्रूट वेट प्रेडिक्ट करना है। अब वो क्या है हमारे पास, अब वो ट्रेनिंग डेटा सेट हमारे पास ये होगा, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने इनकोडेड कर दिया। कलर जो है हमारे पास क्या हो गया, इनकोडेड कलर हो गया, और साइज़ भी क्या है, साइज़ तो वैसे ही हमारे पास नंबर में होता है। हमें क्या करना है, हमें वेट की प्रोडक्शन करनी है। तो ये दो जो है ये यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमारे पास आएंगे। लेकिन अब जो हम टेस्ट वैल्यू देने जा रहे हैं वो तो ट्रेनिंग डेटा है, वो तो लर्न करेगा एल्गोरिथम, लेकिन जो टेस्ट वैल्यू है वो ये है हमारे पास, यानी कि रेड इनकोडेड एज 2 है, यानी कि मुझे पता है कि भाई रेड को इनकोड किया गया है 2 से, ऑरेंज को 1 से, 3 से, यानी कि वो जो लेबल इनकोडिंग हमने देखी है तो उसको यहाँ पर किस तरीके से किया गया है, यहाँ पर ये किया गया। तो हमारा इनपुट वेक्टर जो बन गया, क्या कहते हैं, जब हमारे पास फीचर्स का इनपुट जा रहा होता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो है वो इनपुट वेक्टर है। तो 2 और 7 हमारा इनपुट वेक्टर बन गया। अब ये करेगा क्या, ये उसी फॉर्मूले को यूज़ करेगा। तो बहुत आसान सा है, फॉर्मूले को यूज़ करेगा तो हमारे पास देखो दो फीचर्स ऐसे हो गए, क्या हो गए कि हमारे पास अब देखो फीचर्स दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि हम 3 पे चले जाएंगे, यानी कि प्लस प्लस करते हुए पहला एक्चुअल और माइनस हमारे पास जो टेस्टिंग है उसको लेता हुए चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कलर है और क्या है, टेस्ट कलर है, और फिर यहाँ साइज़ है यानी कि एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा का, और ये जो है हमारा टेस्ट साइज। हमने क्या रखा हुआ है, 2 और 7, तो इसका मतलब है हर दफ़ा यहाँ पर टेस्ट में इधर भी और इधर भी क्या आएगा, 2 और 7 आएगा। यहाँ डेटा पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे, यहाँ जो वेक्टर है वो चेंज होता रहेगा। मैथ्स में तुमने कुछ ऐसे ही पढ़ा है कि भाई तुम्हारे पास वेक्टर होता है तो वो ब्रैकेट में बना के तुम क्या करते हो, लिखते हो, प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ 2 और 7 है, तो पहली वैल्यू देखो क्या आ रही है कि जब एप्पल की वैल्यू ट्रेनिंग डेटा में देखो तो पहला फ्रूट जो है उसकी वैल्यू यही है, 2 और 7। हो सकता है जो हम टेस्ट करने के लिए दे रहे हो वही एक्चुअल हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में भी रखी हुई हो। तो पहले क्या कर रहे हो, पहला जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ फॉर्मूले में पुट करके वो आया 0। और फर्स्ट ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल क्या है, डेटा का वेट ही है, यानी कि पहली रॉ का। तो करेगा क्या, हर रॉ का यूक्लिडियन डिस्टेंस मालूम करेगा उन्हीं इनपुट वेक्टर को रखते हुए। क्लियर है बात। तो हर रॉ में हमारे पास 5 रॉ है, तो इसका मतलब है कितनी दफ़ा चलेगा, ये 5 दफ़ा हमारे पास हर ट्रेनिंग पॉइंट पे चलेगा। ट्रेनिंग पॉइंट 2 पे आएगा तो हमारा इनपुट वेक्टर देखो क्या हुआ, चेंज हो गया, ऑरेंज के लिए आ गया 1 और 8। यहाँ सेम है जो हमारी टेस्टिंग वैल्यू है 2 और 7, तो उस पर क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली रूट में 1.41 आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पर 18.03 हो गया। अब एल्गोरिथम का नाम देखो क्या है, नियरेस्ट नेबर। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट जो आएंगे 5 उसमें से नियरेस्ट नेबर देखना है। अब वो नियरेस्ट नेबर हम बताते हैं कि 3 देखने, 2 देखने, 4 देखने, 5 देखने, तो जितने बताओगे वो उतने नियरेस्ट तलाश करेगा। नियरेस्ट का मतलब करीब करीब, छोटे छोटे, यानी कि जो आपस में करीब होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा और उनका एवरेज निकाल के प्रिडिक्शन मेंटेन कर देगा। क्लियर। तो एवरेज निकाल के किसका एवरेज निकालेगा, एवरेज इसी का निकालेगा। यानी कि मेरे मिसाल के तौर पर ये नियरेस्ट नेबर आए, ऑरेंज, वाटरमेलन, एप्पल, ये 3 नियरेस्ट नेबर, यानी कि इन तीनों रॉस की वैल्यू छोटी आई, तो इन तीनों के वेट को लेगा, प्लस करेगा, डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एक। तो ये ऐसे प्रिडिक्शन करता है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा पे है तो यहाँ पर कम ही आएगी। क्लियर है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में क्या होती है, कम होती है। तो तुम्हारे फीचर स्केल्ड होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
क्लियर? तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जहाँ पर भी अप्लाई हो रहा होता है वहाँ फीचर स्केलिंग ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ देखो सारे पांचों के उस पे हमारे पास ये आ गया, पॉइंट्स आ गए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आए वेक्टर पे और उनका डिस्टेंस ये आ गया। अब हमें खुद गेट हो रहा है नियरेस्ट नेबर कौन है। 0, 0.5, 1.12 छोटी वैल्यूज़। तो अगर मैंने नियरेस्ट नेबर की वैल्यू 3 दी, जो कि तुम्हें करना ऐसे ही होता है, तो वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अगर k इज इक्वल्स टू 3 दिया कि भाई नियरेस्ट नेबर्स हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे करीब वाले छोटे 3 तलाश। अगर मैं 4 दे दूंगा तो फिर वो चौथे पे भी जाएगा, चौथे को भी इंक्लूड करेगा। क्लियर? तो ये आसान सा पैटर्न है इसका के नियरेस्ट नेबर में। और इन तीनों वैल्यूज़ को, इसका मतलब है वेट प्रिडिक्ट करना था, तो इन तीनों का क्या कर लेगा, सम निकाल के डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास प्रेडिक्शन क्या बनेगी कि भाई हमने जो इनपुट वेक्टर दिया था उसके हिसाब से 2 और 7, तो वो कितना वेट बन रहा है, 151.67 ग्राम्स। सही? तो अगर यहाँ पर आएंगे तो वो करीब ही होगा रिलेटेबल इसी के, यानी कि इसी के अराउंड घूम रहा है वो 150। यानी कि हमारे पास एप्पल का वेट वो कैलकुलेट करके बता रहा है। क्लियर? तो जो भी फ्रूट है उसका वेट हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये के नियरेस्ट नेबर का पैटर्न चल रहा होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तुमने समझ लिया है तो अब यहाँ फॉर्मूला तो नहीं नज़र आएगा, यहाँ पर सिर्फ नियरेस्ट नेबर की वैल्यू नज़र आएगी। तो यहाँ नियरेस्ट नेबर में वैल्यू जो है वो तुम्हारी, तुम यहाँ दे के टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, डेटा क्या है, डेटा ज़्यादा है, उसमें कैसे कर रहे हो, तो वो सब अपने हिसाब से। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कि भाई इंपोर्ट किया के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेसर, और फिर बाकी सारी लाइब्रेरीज कर ली। देखो एक चीज़ है बस इसमें, एन नेबर्स, नंबर ऑफ नेबर्स बताने हमें, यानी कि भाई के इज इक्वल्स टू 3। अब वो 3 कर सकते हो, 4, तुम्हारे पास 5 हो सकता है, कोई भी देख सकते हो कि किस पे बेटर एक्यूरेसी आ रही है, वो टेस्ट कर सकते हो तुम। सही? और यहाँ पर कर देना है इसको फिट, यानी कि इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्लियर? यही काम करते हुए फिर बस प्रेडिक्शन करवानी है, और प्रेडिक्शन करवाने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा जो है कंपैरिजन डीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मॉडल स्कोर जो आया 0.72 आया। सही? तो इसका मतलब है यहाँ पर वो ट्रीज वाले जो चीज़ें हैं कहानी वो अलग है, वो बहुत इन डेप्थ लर्न करते हैं। सही? उसमें चीज़ें भी बहुत हैं, पैरामीटर्स, हर चीज़, सब कुछ कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें मीन स्क्वायर्ड एरर मिल रहा है, और उसकी जो रिलेटिव एमएससी आ रही है 6.91। इसका मतलब है ये भी कोई बुरा नहीं है। लीनियर रिग्रेशन जैसे हम कर रहे थे उसमें भी एक्यूरेसी ऐसी आ रही थी, लेकिन डेटा सेट वो दूसरा था। ये डेटा सेट हाउस प्राइजेस का है। इसका मतलब है हमारा के नियरेस्ट नेबर हाउस प्राइजेस कॉम्प्लेक्स डेटा पे भी आराम से काम कर रहा है, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ 6.91, इसका मतलब है गुड है। और फिर अगर ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 0.86 और 0.72, यानी 0.10 पॉइंट्स का फ़र्क है। तो इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास हम प्लॉट करके देख सकते हैं, हम ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग देख ली तो हमारे पास ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अब देखो पिछले उनसे वहाँ लाइन पे पॉइंट मीट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो ट्रीज़ वाले एल्गोरिथम जितने भी थे वहाँ जाहिर सी बात है बहुत टाइम भी लग रहा है करने की चीज़ों में। यहाँ नहीं लग रहा, ये हल्का फुल्का सा है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइंट्स डिफरेंस ज़्यादा है, लाइन से मीट नहीं कर रहे पॉइंट। तो ये तुम्हारा लास्ट के नियरेस्ट नेबर रिग्रेस। अब जितने तुम्हारे एल्गोरिथम यहाँ मौजूद हैं वही क्लासिफिकेशन में नज़र आएंगे, बस काम डिफरेंस होगा, और थोड़ा सा समझने का तरीका भी हमारा अलग होगा, उसमें रिज़ल्ट कुछ और आते हैं। रिज़ल्ट ये नहीं आते, ये जैसे हम यहाँ मीन स्क्वायर्ड एरर ये सब नहीं आता, वहाँ कुछ और वर्ड्स होते हैं जिससे तुम अपनी एक्यूरेसी को देखते हो कि भाई ये सही है रिज़ल्ट या नहीं है, क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है। क्लियर? इसको कर लो इम्प्लीमेंट। अच्छा अभी वीएनसी का कनेक्ट करो। हम यहाँ पर हडूप में देख लेते हैं। हडूप में हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है, और उसमें हमारे पास हाइव के अंदर जो हम बात कर रहे थे उसमें हमारे पास
एक चीज़ रह गई कि हम व्यू किस तरीके से बना सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में इसी क्वेरी को क्या देखा था, ज्वाइन करके हमने एक टेबल बनाया था और उससे हमने देखा था हमारे पास एक फ़ाइल जनरेट हो रही थी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेरी को एज अ टेबल बनाकर हम सेव कर सकते हैं। पिछली क्लास में जो हमने क्वेरी बनाई थी वो सिर्फ क्वेरी थी, हमारे पास अगर रिमूव हो गई तो हमारा रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ हमारे पास डेटाबेस में कॉन्सेप्ट होता है, वो जो यहाँ पर भी है कि हम व्यूज़ बनाते हैं। जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं उनका व्यू बनाया जाता है, और व्यू किस लिए बनाया जाता है, ताकि वो स्टेट पे सेव हो जाए। यानी कि जब भी हमारे पास एक टेबल के फॉर्मेट में सेव बना के रख ले वो, और परमानेंट टेबल हो जिसमें हम एक्सेस करें तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो रहा हो, एक्सेसिबल हो रहा हो। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए पूरी क्वेरी सेम है, सिर्फ ऊपर स्टार्टिंग तुम्हारे पास ये डिफरेंस है कि भाई क्रिएट अगर व्यू करना होता है तो क्रिएट व्यू, देन उसका नाम, और उसके बाद अलाइसिस करके एज करके पूरी क्वेरी उठा के उसमें आगे पेस्ट कर देनी है। तो यही क्वेरी तुम्हारे पास क्या करेगी, ये तुम्हारी पूरा व्यू जनरेट कर देगी। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेस सिलेक्ट है, जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ एक नज़र आ रहा है व्यू। तो हमने यहाँ पर चेंज कर देना उसका नाम मोस्ट पॉपुलर रेटिंग्स। तो मेरे पास अगला भी क्या बन जाएगा, अगला व्यू बन जाएगा मोस्ट पॉपुलर रेटिंग्स का। और यहाँ रख के पेस्ट करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूशन दे देता हूँ। अब ये तो एग्जीक्यूशन हो गई, लेकिन इसमें हमारे पास एक और चीज़ क्या हो सकती है कि हम व्यू बनाने के बाद और क्या कर सकते हैं, और चीज़ क्या हो सकती है। तो ये सक्सीडेड हो जाए, ये चल जाए, उसके बाद बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हम डैशबोर्ड, एक वर्ड होता है कि भाई तुम्हारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस में डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। तो डैशबोर्ड होता क्या है, जो तुमने आर में, पाइथन में अभी तक काम किया है, क्या किया है उसमें, तुम विजुलाइजेशन कर रहे होते थे। विजुलाइजेशन में क्या कर रहे होते थे, तुम बार चार्ट बनाते थे, स्कैटर प्लॉटिंग करते थे, हिस्टोग्राम बना रहे होते थे। यानी कि अलग अलग कॉलम से रिलेटेड तुम्हारे पास विजुलाइजेशन आती थी। अगर उन सबको मिला दो और एक रिपोर्ट तैयार कर दो तो वो क्या कहलाती है, वो तुम्हारा डैशबोर्ड बन जाता है। सही। तो वो टैबल्यू, पावर बीआई जो जल्दी काम करने वाले हैं वो हैं सॉफ्टवेयर, तुम्हारे पास टैबल्यू मौजूद है। तो वहाँ पर तुम्हारे पास डैशबोर्ड जो मेंटेन होता है वो विजुलाइजेशन पे होता है कि तुम्हारे डेटा सेट में तुम्हें नज़र क्या आ रहा है, और तुमने अपने ओनर को, मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया तो वो रिजल्ट समरी दिखाई जाती है। सही। तो यहाँ तुम्हारे पास इसी तरीके से तुम यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट का यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तुम्हें सेक्शन नज़र आ रहा है विजुलाइजेशन, इसमें कंपलसरी चीज़ क्या है, तुम्हारा टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। टेबल सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर ये आगे एक्सेस करेगा। अगर तुमने कोई क्वेरी नहीं चलाई, तुम्हारी आउटपुट में कोई क्वेरी है नहीं, और तुम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो बोलेगा भाई पहले क्वेरी रन करो, कोई कोई आउटपुट दो, तो उसके बिहाफ पे मैं आगे चलूँगा। यानी कि तो मुझे कुछ रिज़ल्ट टेम्परेरी नज़र आ रहा होगा तो मैं उसको एक्सेस करके आगे रिप्रेजेंट करवाऊँगा। सही। तो ये विजुलाइजेशन में अब इसमें क्या है, इसमें तीन चार चीज़ें हैं। इसमें स्कैटर प्लॉट है, बार चार्ट है, इसमें हमारे पास लाइन चार्ट है और एरिया चार्ट है। तो लाइन और एरिया चार्ट का गेम बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ ये रनिंग हो जाए, सक्सीड हो जाए, तो सक्सीडेड होने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर यहाँ पर आगे विजुलाइजेशन पे जा सकते हैं। तो इस पे जब तक तुम क्वेरी चला के रन कर दो, जब तक मेरे पास भी रन हो रही है, तो इसमें आगे हम देख लेंगे कि हमारे पास विजुलाइजेशन का पार्ट किस तरीके से होता है, वो भी आसान सा है। बस नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अगर रन हो गया तो रन होने के बाद तुम्हारे पास डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में कुछ इस तरीके से आ जाएगा आउटपुट। यानी कि जो भी सिलेक्टेड डेटाबेस है वहाँ पर एक व्यू क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और उस पर जब भी एक्सेस करोगे तो टेबल की तरह एक्सेस करोगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, तो तुम्हारे पास एज एन आउटपुट वही टेबल बन के आएगा नज़र, जो बार बार तुम ज्वाइन लगा के कर रहे थे। सही। अब देखो आउटपुट सिलेक्शन है, सारी चीज़ें, क्वेरी प्रोसेस हुई हुई है। तो यहाँ पर आओगे विजुलाइजेशन में, तो तुम्हारे पास विजुलाइजेशन में कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा कि भाई हमारे पास पोजीशनल आर्गूमेंट होंगे। तो यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ इस तरीके से तुम्हारे पास सारे तुम्हें कॉलम्स यहाँ नज़र आएंगे डेटा विजुलाइजेशंस में। सही।
तो यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा क्वेरी रन करते हैं, हो सकता है मेमोरी में से हमारे पास तो इस तरीके से देखो, वो हो सकता है हमारे पास लेट अटैम्प्ट होता है, मैंने काफ़ी देर से क्वेरी रन करी हुई थी, तो वो क्या होगा, मेमोरी से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है टेम्परेरी डेटा। क्लियर। तो अब मैंने दोबारा क्वेरी रन करी, और क्वेरी रन करने के बाद तुम्हारे पास आउटपुट इस तरीके से आएगा, डेटा विजुअलाइजेशन है। और डेटा एक्सप्लोरर पे अगर जाओगे तो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट मेंटेन करके देगा। तो इसी को बोलते हैं डैशबोर्ड, यानी कि जहाँ तुम्हें ग्राफिकली तुम्हारे पास विजुअलाइजेशन के साथ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हो, तो वो हमारे पास ऐसे आ रही होती है। हाँ, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, यहाँ तुम कर क्या सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ हैं यहाँ पर नाम। अब देखो लेटर्स में कुछ जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है वो मेरे पास क्या है, वो इस टेबल के अंदर, इस व्यू के अंदर मेरे मूवीज़ के नाम है। तो ये कैटेगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ ड्रैग करके एक्स एक्सिस पे लेकर आया, तो यहाँ मेरे पास नीचे क्या होंगी, मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज प्लॉट हो गए। क्लियर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर रेटिंग्स वाले कॉलम को देखूँ, और रेटिंग्स वाले कॉलम पे टोटल वाले पे उठा के मैं वाई एक्सिस पे ले जाके क्या कर दूँ, ड्रॉप कर दूँ। तो अब देखो स्कैटर प्लॉट में इसका कोई नहीं है रिलेशन। स्कैटर प्लॉट का हमेशा तरीका समझ लो कि भाई तुम्हारे पास दो कंटिन्यूस वेरिएबल होने चाहिए, जब जाके तुम स्कैटर प्लॉट पे कुछ निकाल सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो यहाँ इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। हाँ, यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है वो ये है, तुम्हारे पास विजुअलाइजेशन जो तुम वहाँ पर देख रहे थे, वहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे थे, वही चीज़ तुम्हारे पास एज अ बार चार्ट। तो अब ये क्या है, ये तुम्हारे पास बार चार्ट है, क्योंकि तुम कैटेगरीज को एक्स एक्सिस में रखे हुए। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें, अब तुम्हारे पास ये टोटल रेटिंग आ रही है, यहाँ एक हमारे पास दूसरा कॉलम है मूवी आईडी का। तो कोई भी तुम्हारे पास जो भी ऑप्शन आ रहा हो उसको उठाकर यहाँ पर करना है प्लेस, तो तुम्हारे पास वो प्लॉट जनरेट होगा। तो इस तरीके से तुम्हारी विजुअलाइजेशन जो है, यानी कि जो तुम्हारा बिग डेटा है, तुम उस पर भी विजुअलाइजेशन परफॉर्म करवा सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो। यानी कि अगर तुमसे कोई बोलता है कि यार डैशबोर्ड बना के दो, तो क्या है उसका मतलब, उसका मतलब ये है कि तुम डिफरेंट एंगल से डेटा को कैसे देख रहे हो। यानी कि यहाँ विजुलाइज करके कुछ और नज़र आएगा, तुम्हें यहाँ विजुलाइजेशन करके कुछ और नज़र आएगा प्लॉट। तो ये क्या है, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये क्या है, ये एरिया चार्ट कहलाता है। और ये भी इलॉजिकल है, यहाँ सिर्फ तुम्हारे डेटा के हिसाब से ये लॉजिकल है, बना तो सब रहा है वो, लेकिन तुम्हें ये देखना है तुम्हारी नॉलेज कितनी है और तुम कैसे बना रहे हो। तो ये चीज़ दिखाओगे किसी को, तो ये कोई मायने नहीं रखती। और ये चीज़ दिखाओगे, ये भी इस एंगल से कोई मायने नहीं रखती। हमारा जो डेटा है अभी अकॉर्डिंगली सही, सिर्फ हमारे पास ये मीनिंगफुल लगता है जो बार चार्ट है। हाँ, डेटा चेंज होगा, टेबल तुम्हारे पास कोई और है, तुमने टेबल कन्वर्ट किया है, तुमने दो कंटिन्यूस वेरिएबल लिए हैं, नीचे कोई एक नंबर वाला वेरिएबल है, यहाँ पर भी नंबर वाला वेरिएबल है, तो स्कैटर प्लॉट बिल्कुल तुम्हें सही रिजल्ट बताएगा। हाँ, एरिया चार्ट में सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखो कि हमेशा एरिया चार्ट या फिर लाइन चार्ट को कैसे किया जाता है, यहाँ पर नीचे जो है टाइम को रखा जाता है। यानी कि लाइन चार्ट और एरिया चार्ट का क्या है, एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि भाई अगर तुम्हें टाइम के हिसाब से अपना फ्लो देखना हो, कोई चीज़ कि वो टाइम के हिसाब से बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, तुम्हारे पास तुम्हारे क्वार्टरली ईयर्स हो सकते हैं, क्वार्टरली तुम्हारे पास मंथ्स हो सकते हैं, 4 महीने में क्या चेंज आ रहा है। तो वो चीज़ क्या करते हो तुम लाइन चार्ट पे या फिर एरिया। आप देखो लाइन और एरिया में क्या डिफरेंस है, वो लाइन में तुम्हारे पास जो एरिया है वो तुम्हारा फिल नहीं है। क्लियर। तो ये लाइन चार्ट बन रहा है तुम्हारा, एक लाइन है ये ऐसा नहीं हो रहा अलग अलग प्लॉट हो रहा है, ये एक लाइन वहां से चलती हुई आ रही है पॉइंट जीरो से, और वो ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हुए आगे कोने तक पहुंच रही है। सही। तो वो लाइन डेटा के हिसाब से मीट करते हुए जा रही है। और एरिया चार्ट, एरिया चार्ट का मतलब है सिर्फ उसी लाइन का अगर फिल कर दिया जाए, उसका एरिया अंडर द कर्व जो कहते हैं हम, तो वहाँ पर एरिया अंडर द पॉइंट जो है वो पूरा फिल हो गया। तो इसका मतलब है मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन आएगी, और तुम यहाँ हाईलाइट करोगे तो तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा पे क्या है,
कौन सी चीज़ पकड़ी हुई है उसने, क्या काउंट है, तो वो भी रिप्रेजेंट कर देगा कि कौन सा ईयर था, क्या चीज़ थी डिटेलिंग। तो वो इस तरीके से, ये डैशबोर्ड कहलाता है। इसको बोलते हैं कि भाई डैशबोर्डिंग हो रही है। क्लियर। तो अब हमारे पास बिग डेटा है, तो हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्डिंग इस पे हाइव पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लॉटिंग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर ये हैं। तो इसलिए ये काम पावर बीआई पे, बिजनेस इंटेलिजेंस में, या फिर टैबल्यू पे किया जाता है। सही। तो ये चीज़ हमारे पास एक एंगल था, इसको भी कर। अब देखो तुम दूसरी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, तुम्हारे पास दूसरे भी टेबल मौजूद हैं। तो वहाँ पर तुम्हारे पास चॉइस है, सिर्फ व्यू पे नहीं कर सकते। यहाँ तुम्हारे पास दूसरे भी टेबल बना के तुमने मूवीज़ का रखा हुआ है। अब यहाँ डेट है, टाइम की बात करी है ना मैंने, तो डेट है एक, जिस पे तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ज्वाइन में किस चीज़ को कर सकते हो, रेटिंग्स। रेटिंग में क्या, यूज़र आईडी, कि यूज़र जो है वो तुम्हारे पास डेट, डेट के हिसाब से तुम्हारे पास क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है यूज़र में, कितनी हमारे पास मूवीज़ जो हैं वो यूज़र देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं। और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों है नंबर, यूज़र आईडी और रेटिंग। तो ये क्या है, ये स्कैटर प्लॉटिंग के लिए होगा। तो डेटा जैसा होगा उसके हिसाब से तुम्हारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वैसे उस एंगल से देखोगे। क्लियर। तो हर चीज़ पे ट्राई कर सकते हो। रेटिंग्स पे चला के तुम विजुअलाइजेशन पे जाके इन दोनों को डालो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्कैटर प्लॉट तुम्हें बता देगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। सही। तो इस चीज़ से हम हेल्प ले सकते हैं कि हमारे पास विजुअलाइजेशन हो सकती है। इसको कर लो, रन करके चेक कर लो अलग अलग उस पर टेबल्स जो तुम्हारे पास हैं। कि तुम्हारे पास, जैसे तुम यहाँ कह रहे थे एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंटेशन, अब तुम जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट में डिमांड क्या है, हडूप पे, कि भाई हडूप पे करना है काम हमें। सही। तो अब वो इस पे करके दोगे तो ये तो स्मॉल डेटा के लिए, ये स्मॉल वर्सेस बिग डेटा में, स्मॉल डेटा अगर होता तो डायरेक्ट फ्लास्क पे तुम क्या कर लेते, फ्रेमवर्क पे मॉडल ट्रेन करवा कर यहीं से यूज़ कर लेते। लेकिन बिग डेटा पे करना क्या पड़ेगा तुम्हें, यहाँ इतनी मेहनत इसलिए करी हुई है कि यहाँ पर हमें इस पे काम करना है। और इस पे काम किस तरीके से होगा, कि हमारे पास जो एक एनाकोंडा नेविगेटर होता है जिसमें हमारी जुपिटर नोटबुक है वो चल सकती है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्टेड कर सकते हैं अपने हडूप को। क्लियर। तो यहाँ सिर्फ चेक कर लेना अभी जाते हुए कि भाई तुम्हारे पास एनाकोंडा नेविगेटर ये है या नहीं है। अब ये एनाकोंडा नेविगेटर क्यों इस्तेमाल होता था, गूगल कोलैब पहले नहीं था, तो पाइथन का जितना भी काम होता था स्मॉल डेटा का वो इसी पे करते थे। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बात। तो यहाँ लेकिन अब हम गूगल कोलैब पे कर रहे थे, आसान है, सारी चीज़ें इंटरनेट है, तो कोई मसला ही नहीं है, वहाँ पर रन कर रहे हैं, सारी चीज़ें सब चल रही हैं। जुपिटर नोटबुक पे तुम्हें अब स्पार्क पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा 3। हाँ, नेविगेटर को भी ओपन कर सकते हो, इस पे भी सारा व्यू आ रहा होता है, लेकिन यहाँ ओपन नहीं होता, टाइम लेता है। तो इससे बेहतर है कि मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करूँ और यहाँ लोकली जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लूँ। तो ये किस लिए होती है, फॉर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो अब तुम स्पार्क को भी इसी पे इम्प्लीमेंट करोगे, कि फाइल लोड करोगे हडूप पे, फाइल वही होगी, छोटी फाइल होगी, लेकिन हम दिखाने के लिए हडूप पे लोड करके अपलोड करके वहाँ से एक्सेस कर रहे होंगे। तो वहाँ से एक्सेस करके तुम लेकर आओगे स्पार्क पे। सही। और स्पार्क पे लेकर आओगे तो तुम्हारे पास स्पार्क की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो जाएगी। अब जैसे ही तुम जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे तो वो डायरेक्ट एक लोकल होस्ट बना के तुम्हें यहाँ पर रेंडर कर देगा। सही। तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा और मैं अपने किसी भी सिस्टम के लोकेशन एक्सेस पे जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ यूज़र्स पे गया और मेरा जो यूज़र है सैयद जाजिब, उस पे जाकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इधर तुम्हें नज़र आ रहा है न्यू पाइथन 3, तो इसका मतलब है मैं यहाँ नोटबुक बना लूँगा, जैसे कोलैब पे होता था। तो वैसे ही नोटबुक बनाकर मैं यहाँ आ जाऊँगा डायरेक्टली, इस तरीके से मेरा नोटबुक। और पहले ऐसे ही काम होता था, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। पाइथन पे जो कोलैब पे काम किया वो यहाँ चला के देख लो, यहाँ पर भी चल जाएगा, मॉडल ट्रेन हो जाएगा स्मॉल डेटा पे। लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं, हम स्पार्क के लिए करेंगे, स्पार्क की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्पार्क में लाइब्रेरीज डिफरेंट होंगी, काम वही होगा,
और एक पैटर्न शुरू में देखना होगा कि एक आया कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं हडूप में, लेकिन उसमें भी हमें लोकली ला के करना पड़ेगा, यानी कि फाइल तो लोगे वहाँ से, लेकिन लोकल ही उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लिनक्स विंडोज़ अलग चला रहे हैं और लिनक्स बेस अलग चल रहा है। और इंडस्ट्री जहाँ कंपनी होती है वहाँ सिर्फ एक सिस्टम होता है लिनक्स का, क्योंकि यहाँ अगर सिस्टम लिनक्स ही कर दिए तो फिर दूसरा लैब जो है वो 6 सेमेस्टर के लिए हो जाएगी, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर वैसी मेंटेन नहीं होगी। लोड कर सकते हो फाइल को, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही होगा कि लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली कनेक्टेड है, वर्चुअली पे सिर्फ एसएसएच से गेट कर सकते हैं हम फाइल को। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे पास क्या है कि हम यूज़ जो कर रहे होंगे वो ऐसे ही कर रहे होंगे यहाँ पर। और इसमें दूसरा एंगल कि भाई हमारे पास क्या यूज़ कर रहे हो जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो स्पार्क है, और स्पार्क भी डेटा प्रोसेसिंग टूल ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे पास सारी चीज़ें अपाचे की हैं, तो अपाचे स्पार्क इज़ एन ओपन सोर्स यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन डिज़ाइन फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि ये सबसे लाइट, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। हडूप में इकोसिस्टम में सबसे स्मार्टेस्ट स्टैंड अलोन जो है, फास्टेस्ट, वो कौन है? वो पाई स्पार्क ही होता है। सही? तो ये लाइटनिंग फास्ट कंप्यूटेशन है और लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स को सपोर्ट करता है आराम से। यानी कि जो मैप रिड्यूस था वो बहुत लेट अटैम्प्ट मारता है, वो लो लेवल पे काम करता है, और बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत लंबी चाहिए उसके लिए, और काम भी उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो जाके तुम्हारे पास एक प्रोसेसिंग हो रही होती है डेटा की। स्पार्क में क्या है, आसान है, तुम डेटा अपना प्रोसेस आसान कर सकते हो। तो हम इसको क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम इसको प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे। जब मैं प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग बोलता हूँ तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाइव पे प्रोसेसिंग कर रहे हो तुम, डेटा को हैंडल कर रहे हो। प्री प्रोसेसिंग का मतलब डेटा तुम्हारे पास है मेंटेन, तुम उसको क्या कर रहे हो, अपने एल्गोरिथम के लिए ट्रेन करवाने के लिए सही कर रहे हो, यानी कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या हो सकता है। तो ये थियोरेटिकल क्लियर होना चाहिए पार्ट कि तुम्हारे पास क्या कौन सी चीज़ किस पे। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक चीज़ है कि स्पार्क क्यों फास्टेस्ट है, तो उसमें से एक कंपोनेंट को समझ लो पकड़ के, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्पार्क किस चीज़ पे काम करता है। डीएजी, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, यानी कि वो प्रोसेस करने से पहले कंप्यूटेशन में सारे काम का एक ग्राफ मेंटेन कर लेता है, जिससे कंपैरेटिवली वो फास्टेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ का फ्लो पता चल जाता है। क्या क्या फ्लो पता चल जाता है कि भाई स्टेजेस क्या होने हैं और टास्क क्या होने हैं, कि मैं किस किस जॉब की एग्जीक्यूशन करूँगा। जॉब का मतलब क्या, कि कोई भी टास्क है उसकी एग्जीक्यूशन जो करूँगा उसका ग्राफ में उसके पास एक हायरार्की होती है, वो पहले हायरार्की बना लेता है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग में लो प्रोसेस कहलाएगा लो प्रोसेस, लेकिन उसी से वो क्या करता है, अपनी फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन करता है, कि उसके पास एक ग्राफ होता है, पूरी पाइपलाइन होती है, डेटा लोकेलिटी क्या है, डेटा कहाँ रखा हुआ है, क्या है, तो उसको सब स्टेजेस पता होते हैं, तो इसलिए वो फास्टेस्ट मेंटेन कर सकता है स्पीड से। सही? तो ये जो स्पार्क में एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन यही हो सकता है कि भाई क्यों है डिफरेंस, क्यों फास्टेस्ट है, तो उसका रीज़न तुम ऐसे बता सकते हो कि भाई डीएजी को यूज़ करता है वो एसाइक्लिक ग्राफ को, जिसमें वो तीन चीज़ों पे पूरी अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर लेता है, पूरा फ्लो बना लेता है। अब जब भी उसको चलाना होगा तो वो मोर एफिशिएंट वे में चलाएगा, क्योंकि उसको हर पाइपलाइन में हर चीज़ का पता है। क्लियर? तो थियोरेटिकल पार्ट में एग्जीक्यूशन इंजन कैसे चल रहा होता है, वो डीएजी के थ्रू चल रहा होता है, यानी कि डैग बोल सकते हो उसको। क्लियर? तो वो चीज़ तुम्हारे पास क्या हो जाती है, वो इससे ज़्यादा फास्टेस्ट बना देती है। यानी कि जो मैप रिड्यूस था हमारे पास इकोसिस्टम में कंपोनेंट, उससे ज़्यादा अगर हम स्पार्क की अप्रोच को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर? तो जब भी तुम क्या, हम जो यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं स्पार्क को, वो वजह यही है कि हम जैसे पांडास, आप डिफरेंस कैसे करोगे, अगर तुम्हें बोला जाए स्मॉल डेटा वर्सेस बिग डेटा, तो वहाँ पांडास के थ्रू काम हो रहा था स्मॉल डेटा पे, डेटा लोड करना, बाकी सारी लाइब्रेरी सी बॉन्ड से हमारे पास, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी लाइब्रेरीज। अब स्पार्क पे अलग लाइब्रेरीज होंगी, जिससे हम कर वही रहे होंगे, डेटा को ही ठीक कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, बिग डेटा, स्मॉल डेटा पे पांडास, पांडास एक हद तक चल सकता है, एक बड़े डेटा पे आके वो नहीं चलेगा।
पांडास फिर मेमोरी में नहीं चला सकता, क्योंकि हमें कौन सी मेमोरी चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी चाहिए जहाँ हमारा डेटा क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम फाइल को हडूप पे रखेंगे, उसका रीज़न क्या है, वहाँ फाइल जो है वो टुकड़ों में सेव होती है, वो डायरेक्टली सेव नहीं होती। पांडास नहीं कर सकता बड़ी फाइल को हैंडल। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास जो आगे चल रहा होगा प्री प्रोसेसिंग में, यानी कि अब इसी पे चलोगे तुम, प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो भी तुम्हें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, तो तुम सारी चीज़ें कर चुके हो। तो इस तरीके से तुम्हारा पार्ट पूरा चल रहा होगा। क्लियर? तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही है, वहाँ से देखेंगे। अभी थ्योरेटिकल हमने